एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज़ को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी बच्चे, स्टाफ हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर साहब उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम शीतल होता है। शीतल सर के बारे में जैसे ही वो जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली सी टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों है। वह उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी ले रहा हूं। तो प्रिंसिपल साहब बताते हैं कि वह तो यहाँ से काफ़ी समय पहले ही रिटायर हो चुके हैं, अब वो यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ और आप इस एड्रेस पर पहुँचकर उनके घर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, यह जानने के लिए कि आखिरकार इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वह फिर से पूछ लेते हैं कि अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वही कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि सर, कुछ साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ रहा था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा। कहा, अगर तुम सभी को अगर 100-100 रुपये मिल जाए तो तुम उन 100-100 रुपये का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट ने तो कहा कि सर, हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे। कुछ ने कहा कि हम उन पैसे का झूला खरीदेंगे। तो कुछ ने कहा कि सर, हम उन पैसे से वीडियो गेम खरीदना चाहते हैं। तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौना खरीदना चाहते थे। तो जब मेरा बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा, सर, मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आंखों का एक चश्मा बनवा दूंगा, क्योंकि वह जब भी दूसरे को कपड़ों की सिलाई करती है तो आंखों में उसकी कमजोरी के कारण उसका सुई उसकी उंगली में धंस जाता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभने से बहुत काफ़ी दर्द होने लगता है। अब इस जवाब को सुनने के बाद शीतल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ की आंखों के लिए जो चश्मा है वो तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा सकते हैं। तुम्हें उन पैसों को अपनी कोई मनपसंद वस्तु खरीद लेना चाहिए। तो इसके बाद वह लड़का कहता है, जो कि अब जिला कलेक्टर बन चुका है, कि सर, मेरे पिताजी की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है। वह दूसरों के घर में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालने में उसके लिए आसान हो जाएगा और उसके हाथों में सुई नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर शीतल सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उन्होंने बच्चे को अपने गले से लगा लेता है और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो। जहाँ तक मेरा अनुमान है, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद शीतल सर उस बच्चे को 200 रुपया देते हुए कहते हैं कि बेटा, ये 100 रुपया तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ और ये जो 100 रुपया है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। इनको अपने पास रखो और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर ने मेरी कई बार मदद की। जब स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती थी तो मुझे भी फ्री में पढ़ने के लिए किताबें भी दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिला दिया करते थे। उनके ही बहुत ही एहसान है मुझ पर। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसे को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल सर सुनते हैं तो वह भी भावुक हो जाते हैं और इधर इस बात को सुनते हुए कलेक्टर बाबू भी
रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में से शीतल सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर सफ़र तय करने के बाद वह इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वह तो यहाँ से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वालों से जानकारी की कि वर्तमान में उनका एड्रेस भी मिल जाता है। मिलने के बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां बताए हुए एड्रेस के मुताबिक उनका घर था। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है, जी बताइए आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे शीतल सर से मुलाकात करनी थी, क्या शीतल सर घर पर हैं। अब इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इनके पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से निकालकर एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा था। करीब 4 साल से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर भी नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। तो वह पूछता है, आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पैसे की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है, जो कुछ भी पैसा है आप मुझे दे दीजिए, मैं इन पैसों को उन्हें दे दूंगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि वो फिलहाल कहाँ पर रहते हैं। तो फिर शीतल सर का बेटा सच्चाई को उगल देता है और उसने अपने पिता को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्ध आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके शीतल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं पर रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह कितना बीमार है, कमज़ोर हो गए हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो शीतल सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो। इतना कहते हुए वह बिस्तर से उठ बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर मेरा नाम अनमोल है और मैं एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। तो शीतल सर अपना दिमाग पर जोर डालते हैं और उनकी याददाश्त अब थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे पहचान जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने 200 रुपये दिए थे इसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वह एकदम से कहते हैं, अच्छा बेटा तुम वही अनमोल हो जिसको मैंने एक बार 200 रुपये दिए थे और कहा था इनमें से 100 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 100 रुपये अपने पास रखना, जब तुम्हारे पास होगा तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफ़ा मेरी इसी तरह से सहायता की, कलेक्टर साहब कहते हैं और कहते हैं कि और मैं आज आपके उन्हीं पैसे को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को शीतल सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोते हुए देख अनमोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो वह उनसे पूछता है कि सर आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। उसके बाद शीतल सर अपनी आप बीती कहानी कलेक्टर साहब से बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दिए थे, जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण करके बड़ा किया, लेकिन फिर भी उसने मेरी कोई कदर नहीं की और वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा। मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम लाकर छोड़कर चला गया है और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो जो तुम आज उन पैसे को लौटाने के लिए यहाँ पर आए हो। अब अनमोल उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो शीतल सर अनमोल से हालचाल पूछने लगते हैं। उसके बाद अनमोल बताता है कि सर मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा।
खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। अब शीतल सर यह बात सुनते हैं तो अनमोल का पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बात करते हुए वहीं बैठे रहते हैं और बातचीत खत्म करने के बाद जो अनमोल होता है वह शीतल सर से कहता है कि सर, अब आप अपना सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर शीतल सर अचंभों में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं, बेटा अनमोल, तुम मुझे यहाँ से वृद्ध आश्रम से लेकर कहाँ जा रहे हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद अनमोल वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सीधा अपने घर की तरफ को चल देता है। घर पहुँचता है तो दोस्तों कलेक्टर साहब का जो घर था बहुत बड़ा घर था। घर के अंदर उनके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी की सायरन देते हुए गेट के घर के बाहर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अनमोल अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में शीतल सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहते हैं कि आज के बाद सर आपका यही अपना घर है, अब आप यहीं पर हमारे साथ रहेंगे, वृद्ध आश्रम में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। अनमोल के मुंह से इतनी बड़ी बात जब सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले लगा लेते हैं और उन्हें चुप कराते हैं। इतने में अनमोल की माँ भी और पत्नी भी बाहर से आ जाते हैं। उसके बाद यह सब लोग शीतल सर को अपने साथ घर के अंदर में रख लेते हैं। अनमोल उन्हें अच्छे से नहलाता है और नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत ही बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को शीतल सर के बारे में सब कुछ पहले से मालूम था। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कहानी सुनाकर। और दोस्तों अनमोल फिर नहलाता है, अच्छे से नए कपड़े पहनाता है और बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी शीतल सर के बारे में सब कुछ पता था। कभी दोस्तों कहानी सुनाने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरे आंखों से आंसुओं की धार बहने रहा। अनमोल उन्हें अच्छे से नहलाता है और नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को शीतल सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि उन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और माँ का चश्मा बनवाने के लिए 200 रुपये दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनमोल की सहायता की थी, तो इसलिए माँ और उनकी पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती है। डॉक्टर साहब शीतल सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती के साथ खेलते हैं और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। अब जब शीतल सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, फिर इस बेटे के बारे में सोचते हैं तो जिनको केवल कभी 200 रुपया देकर मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया, जब भी वह सब बातों को बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसा कोई बात महसूस होने नहीं दिया। ऐसे ही बीत गया। अब जो शीतल सर का लड़का होता है वह जिस जॉब को करता है उसमें कुछ धांधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे इस बात का भी पता था कि उसके पिताजी अब वृद्ध आश्रम में नहीं है बल्कि वह एक कलेक्टर साहब के घर में रहते हैं। वो अपने बच बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद
बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करना है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूँ। अंदर जाकर वह गार्ड शीतल सर से कहता है कि सर, एक नौजवान लड़का आया हुआ है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उससे जाकर कह दो कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका था। मेरा वह बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था कि जिस दिन वह मुझे वृद्ध आश्रम छोड़कर गया था। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी कोई भी बात नहीं सुनी थी, मेरी भावनाओं का खिलवाड़ किया था। अब सिक्योरिटी गार्ड बाहर आकर और उनके बेटे से बोल देता है कि अब उनका बेटा यह सब बात सुनता है तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता है, किसी भी तरह से अपने पिताजी से मिलना चाहता था। इसलिए वह बाहर ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाज़ लगाने लगता है। कहता है, पिताजी मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, यहाँ बाहर खड़ा हूँ। उसके बाद शीतल सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं, कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी ही मिन्नतें की थी, बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर तुम आज क्यों यहाँ चले आए हो? तो उनका बेटा कहता है, पिताजी मैं एक केस में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी। सिर्फ आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन शीतल सर कहते हैं कि यह तेरे बुरे कर्मों का सज़ा है जो आज तुझे भगवान ने दी है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था आज तुम्हें वह काटने ही पड़ेगा। इतना बोलकर शीतल सर गार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से धक्का मारकर निकाल दीजिए, ऐसे मुजरिम को अपनी तहलीज पर भी न रोको। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और शाम में कलेक्टर साहब घर लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बातें पता चलता है कि आज शीतल सर का बेटा उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। उन्होंने उसे यहाँ से धिक्कारते हुए भगा दिया। कलेक्टर साहब को पहले से ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। के बाद शीतल सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिस कहानी में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 200 रुपया देकर उसकी सहायता की और वह 200 रुपये का बदला उस लड़के ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अदा किया। आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है इस कहानी पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।